स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम मनुस्मृति के एक श्लोक पर बात कर रहे हैं, श्लोक 3-201। और इसके आधार पर प्राचीन भारतीय समाज में जो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत हमें ना सिर्फ एक लिस्ट देता है इन विवाहों की, बल्कि उन्हें क्लासिफाई भी करता है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं फिर ये कौन कौन से प्रकार थे और क्या मतलब था इनका उस समय। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो वर्गीकरण है वो सिर्फ मतलब रस्मों या रिवाजों पर आधारित नहीं है। ओह, तो फिर बल्कि इसके पीछे की नीयत क्या है, प्रक्रिया कैसी है, और यहाँ तक कि उनसे जो संतान होती है उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, इस आधार पर भी है। अरे वाह, ये तो काफी गहरा है। तो कौन से हैं ये 8 प्रकार, जरा नाम बताइए। हाँ, तो ये हैं ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। 8 नाम, और इन्हें श्रेणियों में भी बांटा गया है आपने कहा। हाँ बिल्कुल, मोटे तौर पर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट या अधम भी कहा गया है कुछ को। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तम श्रेणी की बात करें, ब्रह्म विवाह, ये कैसा था? हाँ, स्रोत के अनुसार ब्रह्म विवाह जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अच्छी तरह पढ़े लिखे सुशील वर और कन्या की शादी होती है, और सबसे जरूरी आपसी सहमति से। अच्छा, आपसी सहमति, लेन देन का कोई चक्कर नहीं? नहीं, यहाँ गुणों का मिलान और आपसी पसंद ही मुख्य है। ऐसा माना गया है ये तब होता है जब दोनों ने विद्याध्ययन पूरा कर लिया हो। ठीक है, ये तो काफी आदर्श स्थिति लगती है। फिर मध्यम श्रेणी में कौन से आते हैं? मध्यम में आते हैं दैव और प्राजापत्य। दैव विवाह वो था जिसमें जैसे यज्ञ के दौरान यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ही सजी धजी कन्या दान कर दी जाती थी। ओह, हाँ, और प्राजापत्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धर्म का पालन करते हुए संतान पैदा करना। इसमें भी सहमति जरूरी मानी गई है। तो ब्राह्मा, देव, प्राजापत्य जी, ये हो गए उत्तम और मध्यम। हाँ। अब वो विवाह जो शायद उतने अच्छे नहीं माने गए। हाँ बिल्कुल। इसके बाद आते हैं आर्ष, आसुर और गांधर्व। ये निकृष्ट यानी मतलब कमतर श्रेणी में रखा गया है। कमतर, ठीक है। आर्ष कैसा था? आर्ष में ऐसा कहा गया है कि वर पक्ष से गाय बैल का एक जोड़ा लिया जाता था। हालांकि मनु खुद इसे मतलब किसी भी तरह के लेन देन को सही नहीं मानते। वो इसे भी एक तरह का सहमति से हुआ पाणी ग्रहण ही कहते हैं। अच्छा, और आसुर? असुर विवाह में वो वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष को और कन्या को भी धन देता था, एक तरह से जैसे खरीद लिया हो। ये तो ठीक नहीं लगता। और गांधर्व, ये नाम तो आजकल भी सुनने में आता है कभी कभी। हाँ, गांधर्व विवाह आज के प्रेम विवाह जैसा लग सकता है शायद। इसमें वर और कन्या अपनी मर्जी से मतलब बिना किसी खास रस्म या तय समय के संबंध बना लेते थे। तो इसे निकृष्ट क्यों माना गया फिर, अगर मर्जी से है तो? शायद इसलिए क्योंकि ये अक्सर बिना पारिवारिक सहमति या सामाजिक नियमों के होता था, मतलब एक तरह की अनियंत्रित इच्छा मानी गई। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं सबसे निचली श्रेणी पर, जिन्हें अधम या महाभ्रष्ट कहा गया है। ये कौन से थे? वो हैं राक्षस और पैशाच। राक्षस विवाह में, जैसे नाम से ही लग रहा है, बल का प्रयोग होता था। बल का प्रयोग? हाँ, लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती या फिर धोखे से या अपहरण करके कन्या को हासिल करना। इसे साफ साफ अधम कहा गया है, बहुत बुरा। बाप रे। और पैशाच, ये तो नाम ही डरावना है। और वो वाकई सबसे ज्यादा निंदनीय माना गया है। पैशाच विवाह मतलब अगर कोई कन्या सोई हुई है या नशे में है या मान लीजिए मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाना। ओह, इसे तो महाभ्रष्ट कहा गया है, मतलब बिल्कुल पाप। ये वर्गीकरण और उनके जो परिणाम बताए हैं वो तो बहुत स्पष्ट लगते हैं। संतान पर असर वाली बात क्या थी उसे थोड़ा और बताएंगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि जो पहले 4 प्रकार हैं, ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, इनसे जो संतान होती है वो ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धर्म का पालन करने वाली और लंबी आयु वाली होती है। अच्छा, यानी विवाह की प्रक्रिया का सीधा असर अगली पीढ़ी पर। बिल्कुल, जैसे अच्छे बीज से अच्छा पेड़। और इसके उलट जो बाकी 4 हैं, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, इनसे उत्पन्न संतान को झूठा, वेद धर्म को ना मानने वाला और नीच स्वभाव का बताया गया है। ये दिखाता है कि उस समय विवाह की प्रक्रिया और नियत को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता था। सही कहा। अच्छा, शादी से पहले की भी कोई प्रक्रिया या नियम बताए गए हैं
जैसे आजकल लोग कुंडली मिलाते हैं या मिलते जुलते हैं? देखिए, कुंडली मिलान का जिक्र तो इस टेक्स्ट में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन गुण, कर्म, स्वभाव के मिलान पर बहुत जोर है। गुण, कर्म, स्वभाव। हाँ, और एक बात और कही गई है कि युवावस्था में लड़के लड़की का यूं ही अकेले मिलना ठीक नहीं, उसे दूषण कारक माना गया है। मतलब उससे चरित्र पर दाग लग सकता है या बदनामी हो सकती है। तो फिर मिलान कैसे हो? सुझाव ये है कि जब शादी का समय पास आए, मान लीजिए पढ़ाई पूरी होने से साल या 6 महीने पहले, तब अध्यापकों के माध्यम से लड़के और लड़की की तस्वीर और उनका जीवन परिचय, मतलब जन्म चरित्र, एक दूसरे को भेजा जाए, ताकि एक दूसरे के बारे में जान सकें और फिर सहमति बने। बिल्कुल, जब दोनों सहमत हों तभी समावर्तन संस्कार हो और फिर विवाह। और शादी के बाद के लिए भी कुछ निर्देश हैं? हाँ, संस्कार विधि नाम के ग्रंथ का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पाणी ग्रहण यानी विधि पूर्वक विवाह होने के बाद ही एकांत सेवन करना चाहिए, और तो और गर्भधारण के बाद संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 1 साल तक संयम रखने की भी सलाह दी गई है। अच्छा, स्वास्थ्य और उत्तम संतान के लिए? हाँ, तो संक्षेप में अगर देखें तो प्राचीन भारत में विवाह सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसे कई श्रेणियों में देखा जाता था। हर श्रेणी का एक नैतिक आधार था और उसका असर संतान तक पर माना जाता था। सही कहा। ये वर्गीकरण उस समय के सामाजिक मूल्यों को दिखाता है, जहां सहमति, धर्म, सही प्रक्रिया, इन सबको बहुत ऊंचा माना गया, और जहां जबरदस्ती, लालच या सिर्फ इच्छा का जोर था, उसे नीचा दिखाया गया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विवाह जैसी संस्था के ये जो पुराने वर्गीकरण है और इनके पीछे जो आदर्श है, उनका आज के इस बदलते हुए समाज में क्या कोई मतलब है, या ये बस इतिहास की बातें हैं?